अर्थालंकार में हम 9 नंबर पर पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। देखिए आप, अन्योक्ति, अन्योक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य उक्ति के द्वारा, यानी सीधा सीधा, यानी प्रस्तुत वस्तु के द्वारा नहीं, अप्रस्तुत वस्तु के द्वारा कोई वक्तव्य कहा जाता है या अप्रत्यक्ष माध्यम से प्रत्यक्ष को बताया जाए, प्रत्यक्ष का बोध करवाया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए परिभाषा, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाए, अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति यानी दूसरी उक्ति के माध्यम से, दूसरे वक्तव्य के माध्यम से, अप्रत्यक्ष माध्यम से प्रत्यक्ष का बोध करवाया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात अन्य उक्ति के द्वारा कथन का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यहाँ पर अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष को बताया गया है कि माली आवत देखकर, अर्थात काल को आता देखकर, कलियन करी पुकार, कलियन का मतलब है कलियों ने, अर्थात युवाओं ने करी पुकार, युवा पुकार लगा बैठे, आवाज लगा बैठे, फूले फूले चुन लिए, यानी बूढ़े बूढ़े को ले गए, अर्थात बूढ़े बूढ़े चले गए, अर्थात वो काल अर्थात मृत्यु के ग्रास बन गए, काली हमारी बारी। और धीरे धीरे अब समय आने पर हम भी एक दिन बूढ़े होंगे और फिर हमारी बारी आएगी। अर्थात युवाओं ने यहाँ पर काल को लेकर पुकार लगाई है कि बूढ़े बूढ़े चले गए हैं और अब हम भी बूढ़े होंगे, युवा से अब बूढ़े होंगे और बूढ़े होने पर कल हमारी बारी, अर्थात अब हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है। साईं घोड़न के अक्षत गधन को पायो राज, साईं घोड़न के अक्षत गधन पायो राज, अर्थात घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया, वो वाली योग्य के होते हुए अयोग्य पुरुषों को राज मिल जाना। अर्थात योग्य पुरुष थे फिर भी क्या है, अयोग्य अपात्र लोगों को राज मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध कराया गया है। अर्थात घोड़न के अक्षत गधन पायो राज, अर्थात घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल जाना, अर्थात योग्य पुरुषों के होते हुए भी क्या है, अयोग्य पुरुषों को राज, अयोग्य मानव को या मनुष्यों को राज मिल जाना। अर्थात यहाँ पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, अर्थात अन्य उक्ति के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। काल कराल परे कितनों पे मराल न ताकत तुच्छ तलैया। देखिए, काल कराल परे कितनों पे मराल न ताकत तुच्छ तलैया, मराल का मतलब ये अंश से है, अर्थात कितनी विकट परिस्थिति पैदा हो जाए, कितना ही संकट आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, फिर भी वो क्या है, मराल अर्थात हंस अपनी तुच्छ यानी छोटी सी तलैया को नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता है। अर्थात तुच्छ तलैया, अर्थात उस तलैया में, छोटी तलैया में पानी समाप्त हो जाने पर कितनी उसको विपत्ति आ जाए, फिर भी वो क्या करता, अपनी तलैया को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया, इस माध्यम से किसका बोध कराया गया, प्रस्तुत का। काल कराल परे कितना ही संकट या विपत्ति आ जाए, जो पुरुष है, जो मनुष्य है, जो सज्जन पुरुष है, वो अपनी शुद्धता नहीं छोड़ता है। अर्थात कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो तपस्वी पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, वो कितनी काल कराल, कितना ही संकट का समय आ जाए, लेकिन वो अपनी शुद्धता नहीं छोड़ता है, वो अपनी शुद्धता नहीं त्यागता है। अर्थात यहाँ पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। आगे देखिए दोस्तों, 10वें नंबर पर हम पढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, देखिए, जहां पहले एक बात कहकर
फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। जहां पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार से जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वह दृष्टांत अलंकार होता है। दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वह दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात एक बात कहने पर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए वो उसके उदाहरण के रूप में, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, शिव औरंगई जीती सके, शिव औरंगई जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत्ती पर सिंह बिनु आन न घाले घाव, हत्ती मत्त पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। शिव औरंगई जीती सके अर्थात औरंगजेब को शिवाजी ही जीत सकते हैं और न राजा राज अर्थात और कोई राजाओं का काम नहीं अर्थात और कोई औरंगजेब को नहीं जीत सकता अर्थात शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते और न राजा राव और का काम या और के बस की बात नहीं है। ये पहली पंक्ति और इससे मिलती जुलती दूसरी पंक्ति, हाथी मत पर सिंह बिनु आन न घाले घाव, यानी हाथी के माथे पर मस्तक पर केवल सिंह ही वार कर सकता है, आन न घाले घाव और के बस की बात नहीं है। हाथी के मस्तक पर सिंह अर्थात शिवाजी की, यहाँ से शिवाजी है मतलब सिंह से मतलब शिवाजी, हत्ती मत पर यानी हाथी के मस्तक पर सिंह ही वार कर सकता है, आन न घालेगा और कोई उसे ठेस नहीं पहुंचा सकता। अर्थात यहाँ पर पहली बात के उदाहरण के रूप में दूसरी बात प्रस्तुत की गई है और दोनों एक दूसरे से क्या है, बिंब प्रतिबिंब अर्थात जुड़ी हुई है दोनों का भाव, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अर्थात औरंगजेब को शिवाजी जीत सकते और राजाओं के बस की बात नहीं है, हाथी के मस्तक पर सिंह ही वार कर सकता है और के बस की बात नहीं, आन न घालेगा और कोई घाव नहीं पहुंचा सकता है। तो जहां पर पहली बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए और दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। देखिए दोस्तों, मानवीकरण अलंकार का नाम से ही ज्ञात हो जाता है, नाम से ही हमें इसका भाव प्रकट हो जाता है कि मानवीकरण यानी मानव के अंगों का आरोपण जहाँ किया जाता है। अब मानव के अंगों का आरोपण कहाँ किया जाएगा, निर्जीव वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में, अचेतन वस्तुओं में क्या किया जाएगा, मानव के अंगों का आरोपण किया जाएगा, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात मानव के अंगों का आरोपण करना किसमें, निर्जीव वस्तुओं में, अमूर्त वस्तुओं में, जड़ में, अचेतन वस्तुओं में, सजीव वस्तुओं का मानव के अंगों का आरोपण करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यह एक पाश्चात्य अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यह एक पाश्चात्य अलंकार है। इसका सर्वाधिक प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है। हमारे हिंदी साहित्य में जो आधुनिक कालखंड में जो तीसरा कालखंड आता है छायावादी युग, उस छायावादी युग में इस अलंकार का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक किया। जैसे सुमित्रा नंदन पंत छायावादी जो कवि हैं उन्होंने मानवीकरण यानी प्रकृति के चित्रे कवि हैं और उन्होंने प्रकृति वर्णन में सर्वाधिक मानव के अंगों का आरोपण किया है, इसलिए छायावादी कवियों ने मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां जड़ में चेतन, जड़ का मतलब है निर्जीव से और चेतन का मतलब सजीव से। जहां जड़ में चेतन तथा अमूर्त में मूर्त, निर्जीव में सजीव, अमूर्त जिसका कोई स्वरूप नहीं है, मूर्त जिसका कोई न कोई स्वरूप है, अर्थात अमूर्त में निर्जीव में सजीव का आरोप किया जाता है। अमूर्त में मूर्त का, जड़ में चेतन का, निर्जीव में सजीव का आरोपण जहाँ किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ में चेतन, निर्जीव में सजीव, अमूर्त में मूर्त, अमानव में मानव की क्रियाओं का, अमानव में मानव की क्रियाओं का, अपदार्थ में पदार्थ की क्रियाओं का अर्थात मानव की क्रियाओं का प्रयोग किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखिए, फूल मुस्कुरा रहे हैं और कलियां बातें कर रही।
फूल मुस्कुरा रहे। देखो यहाँ पर प्रकृति में जो पुष्प है, फूल है, वो क्या वर्णन किया गया है कि फूल मुस्कुरा रहे, जबकि ये तो मानव की क्रियाएं हैं। फूल थोड़ी ना मुस्कुराता है, लेकिन फूल खिला हुआ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फूल मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर मुस्कुराना मानव की क्रियाएं हैं और वो निर्जीव यानी जड़ में या पुष्प में उनका आरोपण किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और कलियां बातें करना जो है मानव की क्रिया है, लेकिन यहाँ पर निर्जीव में, पदार्थ में, अमूर्त में, जड़ में मानव के अंगों का आरोपण होने से कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बंटन के संवर के, मेघ आए बड़े बंटन के संवर के, ये सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की कविता है। मेघ आए, वहां से ली गई पंक्ति है कि मेघ आए बड़े बंटन के संवर के, अर्थात मेघ रूपी जो दामाद है वो बड़े सज धज कर संवर कर पधार चुके हैं। अर्थात यहाँ पर मेघ रूपी दामाद का वर्णन है। मेघ को दामाद के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि दामाद या सजना धजना या संवरना ये मानव की क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ अमूर्त में, मेघ में, जड़ में और निर्जीव में मानव की क्रियाओं का आरोपण करने से मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर मेघमय आसमान है और यहाँ से उतर रही संध्या रूपी सुंदरी, इसे संध्या को क्या कौन सी क्रियाओं का आरोपण किया गया? परी, परी के समान बताया गया संध्या रूपी सुंदरी को, यानी संध्या शाम का समय है, ऐसा लग रहा है जैसे मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे उतर रही। अर्थात यहाँ पर संध्या एक निर्जीव है, जड़ है, लेकिन उसको एक सुंदरी परी जैसा आवरण दिया गया। मानव की क्रियाओं का आरोपण करने से यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट यानी तारा घड़ाओं को उषा रूपी नागरी। उषा यहाँ पर क्या है? एक जड़ है, एक प्रातःकालीन जो सवेरा है, उसे सुंदरी का अर्थात एक मानव के अंगों का आरोपण किया गया। सुंदरी पर क्या किया गया है? उषा पर मानव के अंगों का आरोपण किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है कि ऐसा लग रहा है जो उषा रूपी सुंदरी है, उषा रूपी जो नायिका है, वो तारा रूपी घड़ों को क्या कर रही है? अंबर रूपी पनघट में डुबो रही। अर्थात जहां भी अमूर्त में मूर्त का, जड़ में चेतन का, निर्जीव में सजीव का आरोपण किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। और देखिए अगले उदाहरण देखिए। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात जैसे सुनती, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप यानी अपने आप चुपचाप खड़ी थी, यानी खड़ी, वृक्ष की पंक्ति, अब खड़ा मानव के अंगों का आरोपण है और वृक्ष की पंक्तियों में किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सुनती जैसे कुछ निजी बात, और चुपचाप ऐसे खड़ी हुई थी जैसे मानव किसी सारगर्भित बात को सुनने के लिए खड़ा हो, ऐसे चुपचाप वृक्षों की पंक्तियां खड़ी थी जैसे कोई निजी गोपनीय बात को सुनने वाली। अर्थात यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण होने से जड़ में चेतन का, निर्जीव में सजीव का, अमूर्त में मूर्त का आरोपण होने से कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। उषा उदास आती है, उषा उदास, उदास होना किसका है? मानव के अंगों का आरोपण है। उदास मानव होता है, लेकिन यहाँ सवेरा, उषा का, उषा प्रातःकालीन जो सवेरा उसको उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। और मुख कैसा करके ले जाती है? पीला करके ले जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ जड़ में चेतन, अमूर्त में मूर्त, निर्जीव में सजीव का आरोपण किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है।